हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र का पाठ 11 आर्थिक विकास करेंगे। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आर्थिक विकास से क्या मतलब है, आर्थिक विकास में खेती मतलब कृषि का क्या महत्व होता है और औद्योगिक विकास से आर्थिक विकास में क्या सहायताएं मिलती हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को डिटेल से समझते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी को किसी न किसी काम पर जाते हुए देखते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति शिक्षक हैं तो वो स्कूल में जाते हैं, कुछ स्वास्थ्य विभाग में हैं तो वो अस्पताल जाते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं तो वो नगर निगम में या अपना काम करते हैं, कुछ यातायात में हैं, कुछ सुरक्षा विभाग में हैं, पुलिसकर्मी हैं, या कुछ व्यक्ति खेतों में जाते हैं, कारखानों में काम करने जाते हैं। ऐसे हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग कार्य करता है। और कुछ व्यक्ति हैं जो दुकान पर अपने उद्योग धंधे, जिनका प्राइवेट काम रहता है, वो काम करते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ रुपया, धन, जिसे हम आय कहेंगे, तो हमें कुछ आय प्राप्त होती है। अब इस आय से हम क्या करेंगे, इस धन से हम क्या करते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। अब हर व्यक्ति किसी भी प्रकार के उत्पादन से या सेवाओं से, उत्पादन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे खेती आ जाएगी, औद्योगिक धंधे आ जाएंगे, है ना, या कोई फैक्ट्री है या अपना ही स्वयं की दुकान है, ये सब आ जाएंगे उत्पादन में। और कुछ व्यक्ति सेवाओं में, सेवाओं में क्या आ जाएगा, सरकारी काम से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं रहती हैं, जैसे बैंकें चल रही हैं, सरकारी स्कूल है, और सरकारी सेवाओं में पुलिस आ जाएंगे, तो ये सभी सरकारी सेवाएं। तो दोनों प्रकार से आय अर्जित करते हैं या पैसा कमाते हैं। अब देश के सभी व्यक्तियों के पैसे को या आय को यदि जोड़ा जाए और उससे जोड़कर जो भी आय हमें प्राप्त होगी, एक बड़ा योगफल प्राप्त होगा और उसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब जो राष्ट्रीय आय है उससे देश की जनसंख्या, जितनी भी देश की जनसंख्या है, उस संख्या से हम यदि भाग दें तो जो भी भागफल आएगा उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। आप नीले कलर के बॉक्स में देख भी पा रहे हैं, यहाँ लिखा भी है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, जिसका कि भाग दिया जाएगा देश की जनसंख्या के आंकड़े से। अब देखिए, जो भी राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है, उसी के आधार पे ये तय होता है कि कोई देश विकासशील देश है कि विकसित देश है। यदि कोई विकासशील देश होगा तो वो अपने देश की कम ही ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। कम ज़रूरत मतलब जो आधारभूत रहती है ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हमारी ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, तो कपड़ा है, भोजन है, मकान है, स्वास्थ्य है और शिक्षा। ये हमारी आधारभूत ज़रूरत है, मतलब बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी। लेकिन जो विकसित देश होंगे वो इनसे आगे होंगे। तो हमारे विकासशील देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल ये नाम आते हैं। लेकिन विकसित देशों में कौन कौन से देश के नाम आएंगे, तो अमेरिका, जापान, सिंगापुर और ब्रिटेन। अब जो 1947 थी, है ना, 1947 से पहले तक ब्रिटिश काल, मतलब आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों का शासन था, है ना, तो उन्होंने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई, बहुत ही ज़्यादा उसको लूटा, यहाँ से पैसे ले जाकर उन्होंने अपना काम चलाया। तो भारत की अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ हो ही गई थी। तो 1947 से हमारी जो स्थिति थी वो गड़बड़ थी, लेकिन फिर उससे वो धीरे धीरे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ है। और शुरू होने के साथ ही ब्रिटिश शासकों ने तो क्या किया, शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया, लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया, उन्होंने उद्योग भी नहीं होने दिए। और जो कच्चे माल होते थे ना, कच्चा माल मतलब, कच्चे माल से मतलब यहाँ रहता है जैसे कोयला है या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे कि हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कई प्रकार की धातुएं हो जाती हैं इसमें, मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, निकल हो गया, है ना, तांबा हो गया। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे, सस्ती कीमत पे खरीद लेते थे और खुद ही अपनी फैक्ट्रियों में माल बना के तैयार करके और उसे महंगे दाम पर बेच देते थे। जिससे क्या होता था कि भारत में तो फैक्ट्रियाँ थी नहीं, भारत में तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगाने ही नहीं दी, बहुत ही कम से कम थी। तो जिससे क्या हुआ कि भारत में निर्धनता और गरीबी बढ़ती गई। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ या जब भारत को आज़ादी मिली तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा पिछड़ चुकी थी। अब जैसे भारत तो कृषि प्रधान देश है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो जो 60% जनसंख्या थी वो केवल खेती के ही काम में लगी थी। इसीलिए अब आज भी हमें कृषि विकास को ही जानना ज़्यादा आवश्यक रहेगा, क्योंकि आज भी भारत के 60% जनसंख्या जो है वो खेती ही करती है। और भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में 26% का योगदान कृषि ही देती है। अब जो खेती है उससे हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है और खाद्यान्न मतलब जो हमारे खाने के योग्य अनाज रहता है ना, उसको हम खाद्यान्न कहेंगे। तो हमें खेती से उद्योगों के लिए कच्चा माल और खाद्यान्न भी मिलता है। और खेती के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी,
तो खेती बाड़ी, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन भी कृषि में ही आता है। और कृषि की दृष्टि से ही भारत में विविधता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारे मौसम में परिवर्तन आता है उसी हिसाब से हमारी फसलें भी होती हैं। अब खेती का महत्व क्या है? हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता होगा, 135 करोड़ के समथिंग अभी की जनसंख्या है। और बड़ी जनसंख्या जो है वो खेती का ही काम करती है। 60% जनसंख्या जो हमारे भारत की है वो खेती का ही काम करती है। इससे उन्हें रोजगार और खाद्यान्न और आय तीनों चीज़ें ही प्राप्त होती हैं। उद्योगों के लिए खेती से कच्चा माल मिल जाता है और फसलों से किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन भारत के हर क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता मतलब अनाज उत्पन्न होने की दर समान नहीं है। कहीं कहीं अधिक उत्पन्न होती है और कहीं कहीं कम। और ये सब चीज़ें मानसून पे भी निर्भर करती हैं, प्रकृति पे, जलवायु पे, और जो हम ऊपरी तौर से जो सिंचाई करते हैं उस पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। अब कृषि के प्रकार कितने होते हैं? तो कृषि के 4 प्रकार भारत में होते हैं। पहला है आत्मनिर्भर कृषि। आत्मनिर्भर कृषि में क्या होगा कि भारत में कई किसान छोटे स्तर के किसान हैं, मतलब उनके पास ज़मीन वगैरह कम होती है। तो छोटे और बिखरी जोतों में परंपरागत मतलब पुराने औजारों से इनमें खेती होती है। और इनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है क्योंकि ये छोटे किसान हैं, इनके पास पैसा कम है, इसीलिए ये उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे कि इनका उत्पादन भी कम होता है। और इन्हें जो अनाज मिलता है वो इनके खाद्यान्न के रूप में मतलब प्रयुक्त हो जाता है। इनकी आय ज़्यादा नहीं बढ़ पाती इस खेती से। अब दूसरे नंबर की जो खेती है उसे हम कहेंगे स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि क्या होगा कि कई पिछड़े जो क्षेत्र रहते हैं वो वन वाली जगह को काट कर वन क्षेत्र जो है ना उसमें जो पेड़ लगे रहते हैं उनको काटेंगे और उनके जो तने हैं उनको जला देंगे। और जलाने के बाद जो खेती तैयार होगी उस भूमि में मोटे अनाज जैसे धान, मक्का, ज्वार ये सब बो देते हैं। और अब ये खेती हालांकि कम कर दी गई है क्योंकि इससे वनों का विनाश होता है, लेकिन इस प्रकार की खेती भी पहले और अभी भी कहीं कहीं की जाती है। अब तीसरे प्रकार की जो खेती है उसे कहेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि में मतलब ऐसे पौधे आएंगे जो कुछ साल बाद मतलब उत्पादन देते हैं। जैसे पपीता है तो पपीता हम आज लगाएंगे तो आज के 4-5 साल बाद हमें वो उत्पादन देगा। चाय है, रबड़ है, ऐसे कई फसलें हैं जो आज लगाने के 4-5 साल बाद हमें उत्पादन देती हैं। तो ये हो जाएंगी रोपण कृषि। अब चौथे प्रकार की जो फसल है कृषि है उसे हम गहन कृषि कहेंगे। गहन कृषि में क्या होता है कि एक ही भूमि पर लगातार कई बार और वर्ष भर की ऋतुओं के अनुसार हम उनमें फसल लगाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में हमने सोयाबीन बो दिया। अब सर्दी आ गई तो उस टाइम पे हमने जैसे किसी किसी खेत में गेहूं हैं, चने हैं। और जैसे गर्मियों का समय आया तो गर्मियों के समय पे कई लोग तुअर या मूंग बो देते हैं। तो ऐसे तीनों फसलें ले सकते हैं। तो ये हो जाती है गहन कृषि। इससे उपज भी अधिक होती है और इसमें आय भी प्राप्त होती है, लेकिन हमें इसमें सिंचाई की सुविधा, उर्वरक और कीटनाशक इन सब की व्यवस्था हमें अच्छी करनी रहती है। अब जो हमारी फसल है, जो हमारे देश में कई प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें, पेय फसलें और नगदी फसलें। अब खाद्यान्नों के अनुसार तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। मतलब हमारे देश में अब हमें खाद्यान्न किसी और देश से नहीं मंगाना पड़ता। जो खाने का अनाज है ना वो हमें किसी और देश से नहीं मंगाना पड़ता। हमारे जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश की पूर्ति हमारे देश की ही फसलें कर देती हैं। और आज हम चावल और गेहूं के उत्पादन में तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि हमारे भारत का कौन सा स्थान है चावल और गेहूं में। तो हम बता सकते हैं कि चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर है चावल और गेहूं के उत्पादन में। अब यहाँ ब्लू बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इसमें हमें फसलों के प्रकार दिए हैं। जैसे खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलें कब आएंगी? जो जून जुलाई में बोई जाएंगी और सितंबर अक्टूबर में काटी जाएंगी। कौन कौन सी होंगी वे फसलें? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास। ये सब कौन सी फसलें कहलाएंगी? खरीफ की फसलें। अब रबी की फसलें कौन सी होंगी? तो जो फसल अक्टूबर नवंबर, देखिए ये सितंबर अक्टूबर में काटी गई और ये अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। तो कौन सी होंगी ये फसलें? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी, ये सभी रबी की फसलें होती हैं। वैसे इनको याद करने का आप ये भी समझ लीजिए कि देखिए मार्च अप्रैल में सूरज थोड़ा तेज होता जाता है, सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रबी की फसलें कौन सी होंगी जब गर्मी बढ़ने लगती है। तो वो उस समय कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी, ये सभी फसलें रबी की फसलें कहलाएंगी। अब तीसरे प्रकार की फसलें कौन सी होंगी? नकदी फसलें, जिन्हें कि व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है। अब इन्हें व्यापारिक फसलें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फसल उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि सोयाबीन है, कपास, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, जूट और तिलहन।
अब हमारा जो भारत देश है वो कई प्रकार के कृषि उत्पाद मतलब खेती की जो चीज़ें जो हमें फसल मिली है ना, उनको विदेशों में बेचकर एक मुद्रा अर्जित कर रहा है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। अब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि विकसित देश कौन से होते हैं और विकासशील देश कौन से होते हैं। विकासशील देश वो होंगे जो कि अपने ज़रूरत की या आवश्यकता की ही पूर्ति कर पा रहे हैं, लेकिन अब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि क्या होता है, जो भी अपने आधारभूत उद्योग हैं, चाहे वो लोहा हो, सीमेंट की मशीनें हो या कोई भी चीज़ को संशोधित करके, जैसे कपास से कपड़ा निकालना हो, गन्ने से चीनी निकालना हो, लकड़ी से कागज़, बॉक्साइट से एल्युमिनियम और लोहे से इस्पात, ये सभी हमारे औद्योगिक विकास में शामिल होंगे और इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और कृषि पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी। और हम जो भी वस्तुएं बनाते हैं हमारे देश में, और यदि वो सामान हम विदेश भेजते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा या विदेशी जो रकम मिलती है, उससे हमारे देश में की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो हम कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो भी कृषि आधारित उद्योग होंगे, वैसे तो हमारा भारत कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कपड़ों की वजह से ही कई विदेशी कंपनियां भारत आई थी। कपड़े और मसाले के चक्कर में ही कई विदेशी कंपनियां भारत में आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो सूती वस्त्र मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हमारे जो देश में कच्चा माल है, कच्चे माल के लिए जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, चीनी और खाद्य तेल, ये सभी जो हैं वो कृषि के कच्चे माल पर आधारित ही उद्योग हैं। अब सूती और रेशमी वस्त्र बनाने के लिए भारत का एकाधिकार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और भारत के सिले सिलाए वस्त्रों को यहाँ से कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देशों में भी पहुँचाया जाता है। सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो भारत में कहाँ कहाँ लगी हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित हैं। जूट और जूट से बने सामान में भारत का दूसरा बड़ा उद्योग है। भारत में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन या वे कहाँ कहाँ बनते हैं, तो पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है और ये ऊनी वस्त्र कई देशों में जाते भी हैं। चीनी उद्योग के रूप में भी भारत का संसार में दूसरा बड़ा स्थान है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी की मिल हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी चीनी की मिलें बनाई जा रही हैं या स्थापित की गई हैं। अब हम खनिजों पर आधारित उद्योगों की बात करते हैं। तो खनिज उद्योगों में जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट और रसायन, ये सभी खनिज आधारित उद्योग हैं। भारत में लोहा और इस्पात का पहला कारखाना सन 1880 में पोर्टो नोवा, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ लगाया गया था। और अभी मतलब सन 1907 में एक बड़ा आधुनिक कारखाना जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है, वहाँ लगाया गया है। अब लोहा और इस्पात एक भारी वस्तु है और ये क्या करते हैं, बहुत सारी जगह भी घेरते हैं। जो कच्चा माल लगेगा इसमें वो भी बहुत सारी जगह घेरेगा। इसमें लोहे अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, इन सब का प्रयोग किया जाता है और ये सब भी बहुत भारी होता है और जगह भी ज़्यादा घेरता है। अब भारत में एल्यूमिनियम और तांबे, इनका प्रगलन भी भारत में बड़े उद्योग हैं और इसके अलावा भारत में रासायनिक उद्योग भी हैं, जैसे उर्वरक, कृत्रिम रेशे क्या हो जाएंगे, जैसे नायलॉन और पॉलीथीन वगैरह, रस्सियाँ जो बनती हैं ना नायलॉन की, वो सब, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन और औषधियाँ, ये सभी रासायनिक उद्योगों में तैयार की जाती हैं। हमारे भारत में परिवहन उपकरण भी बनाए जाते हैं, जैसे रेल के इंजन, डिब्बे, मोटर वाहन में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, ये सभी बनाए जाते हैं। और भारत में वायुयान और पोत क्या होंगे, जो कि पानी में जो चलाए जाते हैं ना, जहाज़ टाइप के, वो। तो ये सभी बड़े और भारी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सभी भारत में स्थापित किए गए हैं। सभी प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में हमारे व्यक्तियों को, हमारे भारतीयों को रोजगार देते हैं, जिससे कि हमारा भारत और अधिक विकास तक जा रहा है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट सेवा क्षेत्र भी है। तो सेवा क्षेत्र में तो वे क्षेत्र आ जाएंगे जो सरकार से संबंधित रहते हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्थान, सॉफ्टवेयर विकास, ये सभी भारत के सेवा क्षेत्र में आएंगे। अब है कुटीर लघु उद्योग, है ना।
कुटीर और लघु उद्योग क्या होंगे, इनमें पूंजी कम लगेगी और घर में जितने सदस्य रहते हैं या घर के सदस्यों द्वारा ही कोई भी चीज़ बना ली जाएगी। और अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मसाले हैं, खिलौने, बीड़ी बनाना, बड़ी बनाना, मसाले, अचार, पापड़, ये सभी चीज़ें घरेलू उद्योग में या कुटीर उद्योग में आती हैं। अब इनमें 6 महीने तो कभी कभी इनके पास काम रहता है और कभी कभी ये 6 महीने बेरोजगार भी रहते हैं। अब भारत सरकार इन उद्योगों के लिए कर्ज दे रही है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके और उनकी आय भी बढ़ सके। अब हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो देश को ढंग से चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए बनाई गई थी। ये भारत सरकार द्वारा सन 1950 में एक आयोग बनाया गया था जिसे कहते हैं योजना आयोग। अब तक भारत में 11 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वार्षिक योजनाएं बन चुकी हैं। अब यहाँ पर 11 पंचवर्षीय योजना जो है वो सन 2007 से 2012 तक थी और उसमें 3 बातें रखी गई थी। पहली बात थी विकास के लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी प्राथमिकता निश्चित करना। दूसरा था उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तीसरा था नियोजित विकास के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं और उससे अर्जित लाभ का नियोजित वितरण करना। मतलब इसका ये होगा कि हमें विकास के बाद जो भी हमें लाभ मिलेगा उसको हम न्यायोचित तरीके से, सही ढंग से, जिन्हें वो लाभ चाहिए उन तक पहुंचा सकें। अब यहाँ दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये किसानों की आर्थिक स्थिति, मतलब किसानों की स्थिति बहुत गंभीर थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सन 1998-99 में ये योजना शुरू की गई और ये योजना बैंकों के माध्यम से शुरू की गई। इसमें होता क्या है कि जो किसान है वो भूमि के आधार पर, मतलब खेत के आधार पर एक कम ब्याज दर पर मतलब राशि ले लेते हैं, रकम ले लेते हैं बैंकों से और अपनी फसल का बीमा करा लेते हैं, जिससे कि जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो वो बीमा राशि उन्हें बैंकों की मदद से सरकार द्वारा मिल जाती है और किसान को बीमा लाभ की सुविधा भी मिल जाती है। अब है फसल बीमा। तो फसल बीमा भी मैंने बता ही दिया कि जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, चाहे वो ज़्यादा पानी गिरे, पाला पड़े, कीट या कोई भी बीमारी का प्रकोप आएगा जिससे कि आपकी फसल यदि खराब हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो सरकार है वो फसल बीमा योजना से आपको निश्चित राशि, जो भी उनकी निश्चित राशि होगी उसके सहारे ही आपको पैसे उपलब्ध कराएगी या आपको सहायता प्रदान करेगी। अब हम जानेंगे मुख्य आर्थिक समस्याओं के बारे में। तो देखिए, प्राचीन काल से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, बहुत समृद्ध मानी जाती थी और विकसित भी मानी जाती थी। भारत आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिट्टी के बर्तन, धातु उद्योग, भवन निर्माण, ये सभी मतलब उन्नत अवस्था में थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे। और मध्यकाल में भारत में जो रेशम होता है ना, उसकी मांग विदेशों में तक बहुत थी कि रोम के जो निवासी थे वो रेशमी वस्त्रों के लिए उनके भार बराबर सोना देने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, शुरू में तो उसने धातुओं के बदले भारत में बने कपड़े और मसाले और कुटीर उत्पाद खरीदती थी, लेकिन बाद में इनमें बहुत परिवर्तन हो गया। उन्होंने बाद में भारत को ही लूटा और भारत पर शासन करते रहे। लेकिन अब जब स्वतंत्रता मिली, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमें कई साल हो गए हैं, तो उसके बाद भी हमारी आर्थिक समस्याएं अभी ठीक नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण कि हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहली समस्या जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या हमारे देश की बहुत ही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण गरीबी और बहुत सी ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो जनसंख्या के कारण ही होती हैं। सन 1951 में हमारे देश की जनसंख्या केवल 36 करोड़ थी, लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई उसके अनुसार देश की जनसंख्या करीब 121 करोड़ तक पहुंच गई। और अभी की जनसंख्या तो ये मान लीजिए आप 130 करोड़ से लगभग 135 करोड़ के बीच में आंकड़ा है। जनसंख्या वृद्धि का जो मूल कारण है वो निर्धनता, मतलब गरीबी है, अशिक्षा है, वंश चलाने के लिए। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमारी और भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे उपजाऊ खेती, हमारी उपजाऊ ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है, वन लगातार कटते जा रहे हैं, तो वन कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, जगह भी कम होती जा रही है। इसके कारण जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके कारण सड़कें और रहने वाली कॉलोनियाँ, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और भवन, ये सभी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो इन्हें तो सुविधाएं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भूमि कम पड़ रही है हमारी इतनी जनसंख्या के लिए। अब सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट, बस अड्डे और कई चीज़ों के लिए जो संचार के साधन हैं उनके लिए भी भूमि बढ़ती जा रही है। मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग है जो कि मकान बनाने के लिए और ईंटें बनाने के लिए प्रयोग हो रहा है। मवेशी और अन्य जानवरों को चराने के लिए भी भूमि क्षेत्र में से ही चारागाहों का विकास।
अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, निर्धनता। तो देखिए, गरीबी किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो क्षण होता है जबकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी ना कर पाए। जैसे कपड़ा उसे ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, मकान ज़रूरी है, और वो इन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाता। जैसे खाने में जो ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए, उसे फल सब्जियाँ चाहिए, लेकिन वो गरीबी के कारण, कम पैसे के कारण वो नहीं खरीद पा रहा। तो क्या होगा, वो भी बीमार होगा और उसका परिवार भी ढंग से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी और वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। जब बच्चे होंगे तो बच्चे भी कुपोषण का शिकार होंगे, क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा। और पहनने के लिए यदि कपड़े ना हो तो जो मौसम अलग अलग आते हैं उनका सामना भी वो नहीं कर पाएंगे। और जब निर्धनता रहेगी तो कम उम्र में ही बच्चों को काम के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि बाल श्रम कहलाता है। जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो आगे जाके कुछ अच्छा भी नहीं कर पाएंगे और वो आगे जाके वो इसी स्थिति में बने रहेंगे। अर्थशास्त्र में इन्हें गरीबी से पीड़ित या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कहा जाता है। इन लोगों की दशा सुधारने के लिए भी सरकार और समाज काम कर रही है। सरकार इसके लिए 2 कार्य कर रही है। पहला तो इन व्यक्तियों को चिन्हित करके कार्ड बना रही है कि कौन से गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और इन्हें ऊपर लाने के लिए रोजगार उपलब्ध करा रही है। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट है, जो हमारे भारतीय आर्थिक समस्याओं में आता है, वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या है, तो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ऐसी स्थिति आती है जिससे कि व्यक्ति अपने मन का काम नहीं कर पाता। मान लो वो पढ़ा लिखा भी है और शारीरिक रूप से भी सशक्त है, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उसको कोई काम नहीं मिल रहा जिससे कि वो कर सके और अपने लिए कुछ धन कमा सके। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये जनसंख्या जो है, बेरोजगारों की जनसंख्या जो है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है, और इसका कारण भी जनसंख्या है। जिससे कि 15 से 60 वर्ष की आयु के अधिकतर व्यक्ति जो हैं वो रोजगार की ही प्रतीक्षा में हैं। ये एक नया आंकड़ा आया है भारत के लिए। और भारत की जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस गति से रोजगार के अवसर तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और वास्तव में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में इतने मौके नहीं होते हैं नौकरी के कि सभी को रोजगार दिया जा सके जो उनके मनपसंद का है। लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना 2005 ये विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो वयस्क हो चुके, वयस्क मतलब 18 से ऊपर के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा, जहाँ वो रहते हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। अब इसका चौथा पॉइंट है मूल्य वृद्धि। अब आपने कक्षा 5 में देखा होगा कि कभी आप पेंसिल पेन लाते होंगे तो उनका दाम कम था, लेकिन आज जब आप वही पेन पेंसिल लेने जाते हैं तो उनका दाम कुछ बढ़ा हुआ रहता है। सरकार भी बहुत कोशिश करती है कि ये मूल्य वृद्धि ना हो, इसको स्थिर बनाए रखा जाए। और ख़ास तौर से जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे भोजन की चीज़ें, कपड़े और आवश्यक जो चीज़ें हैं, इनको नियंत्रण में रखने का सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, ताकि व्यक्तियों का जीवन सामान्य बना रह सके। और जो गरीब हैं या निर्धन लोग हैं वो और निर्धन ना होते चले जाएं। लेकिन कभी कभी व्यापारी, जिनका कि मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना रहता है, वो गैर कानूनी तरीके से क्या करते हैं, मूल्य बढ़ा देते हैं। जिससे कि खाने पीने की चीज़ें हों या कोई भी चीज़ें हों, वो निर्धन गरीब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। मूल्य वृद्धि जो है वो आर्थिक असमानता और निर्धनता इन दोनों को ही बढ़ाती है। लेकिन सरकार और नागरिक यदि दोनों मिलकर प्रयास करें और सजग रहें तो ये चीज़ें कभी नहीं बढ़ पाएंगी। अब 5वां पॉइंट है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार क्या होता है, अपना कोई काम कराने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को घूस देना या पैसा देना, ये सब भ्रष्टाचार या घूसखोरी कहलाता है। करों की चोरी भी भ्रष्टाचार में ही आता है। आप समाचार पत्र रोज पढ़ते तो हैं, टीवी में भी सुनते हैं कि भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या होता है, आर्थिक असमानता, गरीब और अधिक गरीब हो जाता है और अमीर और अधिक अमीर। लेकिन सरकार ने अनेक नियम और कानून बनाए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार रोक सकें। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप और हम दोनों ही सजग रहें और अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से निभाएं। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।